Ankur, I hope you're doing well. I'm writing this with great hope of getting suggestions from you. ये ईमेल मुझे पिछले हफ्ते आई थी और इस ईमेल ने ना जेन्युइनली मुझे हिला के रख दिया। हम पिछले 3 महीने से मनी मैटर्स कर रहे हैं, 12 एपिसोड हो चुके हैं। उस 12 एपिसोड के लिए हम कुछ नहीं तो कम से कम 2500 लोगों के फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। वो लोग जो मनी मैटर्स पे आना चाहते हैं एंड फिर उनकी कहानी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसकी कहानी में हम सबसे ज्यादा मदद कर पाएंगे, कौन सी कहानी कैसी है, क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। एंड कुछ वाकई में बहुत डरावनी होती है, जैसे कि ये ईमेल थी। माई सैलरी इज नॉट टू हाई एंड आई हैव अ डेट या लोन ऑफ 25 लाख रुपीज बोरोड फ्रॉम फैमिली फॉर मैरिज, जो मेरी बहन की हाल ही में हुई थी। 12 लाख का क्रेडिट कार्ड लोन आउटस्टैंडिंग है। पर्सनल लोन 17 लाख रुपए का है, जिसकी महीने की EMI 36,000 रुपए है। आई ऑल्सो हैव अ होम लोन पेंडिंग पोजेशन, जिसके लिए मैं 70,000 रुपए की EMI भरता हूँ। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स कम लेटर। आई डोंट नो हाउ टू रीपे दिस लोन्स, एस्पेशली माई क्रेडिट कार्ड बिल्स। मेरी सैलरी महीने की 1,30,000 रुपए है। मुझे मेरे भैया 20,000 रुपए महीना देते हैं। मेरी माँ की जो महीने की 30,000 रुपए की पेंशन है वो भी मैं ले लेता हूँ। ऑन एन एवरेज मुझे 1,80,000 रुपए मिलते हैं एंड तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये इंसान अपने 20s में। मैं अगर इंसान की मदद भी करना चाहूं ना, तो पता भी नहीं कि शुरू कहां से करना। मदद कर लूंगा, ये इंसान शायद इस पूरे जद्दोजहद से बाहर भी निकल जाएगा। हर एक इंसान कभी ना कभी निकल ही जाता है, लेकिन वो इसमें पहुंचे भी कैसे, वो इस पॉइंट पे पहुंचे भी कैसे। दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। अपने 20s में ये 20 पैसे को लेकर गलतियां कभी मत करिएगा। नंबर 1, नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ योर मनी। जो मनी मैटर्स होता है ना, उसमें सबसे पहले हम लोगों से ये पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ जाता है, क्या आपको पता है कि आपको कितना पैसा आता है। एंड इट इज शॉकिंग, कितने सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं है। मोटा मोटा सबको पता है, तनख्वाह तो सबको पता है, पैसा जाता कहाँ है। रेंट, बिजली में कितना जा रहा है, ट्रैवल में कितना जा रहा है, खाने पे कितना जा रहा है, कपड़ों पे कितना जा रहा है, सब्सक्रिप्शन पे कितना जा रहा है, घर कितना भेज रहे हैं, पार्टी पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये सब कुछ मिला के आपका कितना पैसा खर्च होता है। यू नो व्हाट द बिगेस्ट रिएक्शन इज, जब मैं एक्सेल शीट लेकर उनके हर एक इनकम और एक्सपेंस को जोड़ता हूं, मैं उनसे बोलता हूं कि आपके 100 रुपए की इनकम है एंड आपके खर्चे 80 रुपए के हैं, तो महीने के आपके 20 रुपए बचने चाहिए। एंड दे आर लाइक, बचते ही नहीं। आप एक्सेल शीट पे तो ये लिख रहे हैं कि बचने चाहिए, हमें आइडिया ही नहीं है कि हमारे पैसे जाते कहाँ हैं। सबसे पहले और बड़ी गलती, ये हिसाब ही नहीं रखना कि आपका पैसा जाता कहाँ है। शुरू करिए, एक मनी मैनेजमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एक्सेल शीट पे शुरू कर लीजिए, नोटबुक कर लीजिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी के छोटे से छोटे समोसे पे खर्च किए हुए 2-3 रुपए उस जमाने में इतने के आता था, उससे बड़े से बड़ा खर्चा हर एक चीज को रिकॉर्ड करता था। एंड दैट इज हाउ आई गॉट अ ग्रिप ऑफ कि मेरा पैसा हर महीने जाता कहाँ। नंबर 2, खर्चा अगर पता चल जाए तो बजट नहीं करना भी एक गलती है। इसका क्या मतलब कि आपके जो 100 रुपए या जितने भी रुपए तनख्वाह आती है या आपकी इनकम जनरेट होती है, उसमें से आप कितना प्रतिशत अपनी जरूरतों पे खर्च करेंगे, कितना अपनी इच्छाओं पे करेंगे, कितना आप साइड में हटा के इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। इसका एक बजट होना चाहिए, क्योंकि अगर बजट नहीं होगा ना तो पैसा उड़ गया, एंड उड़ेगा तो कभी भी हिसाब नहीं रहेगा। तो 50-30-20 रूल, जिसके बारे में मैं बहुत जिक्र करता हूं, वो यही मोटा मोटा एक बजटिंग रूल है कि 50% हमारा जरूरतों में जाना चाहिए। आपका रेंट हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, 30% आपकी इच्छाओं की तरफ, क्योंकि जिंदगी जीनी है, मजे करने हैं, पैसे कमा रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। बुढ़ापे पे करोड़ रुपए कमा के क्या ही कर लेंगे जब दांत नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे। अभी भी जिंदगी जीनी है, तो 30% आप उन चीजों पे खर्च करिए जो आप करना चाहते हैं। फोन लीजिए, वेकेशन पे जाइए, पार्टी करिए, जो भी, लेकिन उस 30% के अंदर। एंड फिर 20% आप इन्वेस्ट करेंगे। एंड ये इन्वेस्टमेंट किस लिए होगी? आपकी जिंदगी के जो बड़े पैसे वाले डिसीजंस हैं उनके लिए। आपके घर की डाउन पेमेंट हो गई, आपके बच्चों की शादी हो गई, आपकी खुद की शादी हो गई, आपकी खुद की पढ़ाई हो गई, कुछ भी ऐसा जिसमें बड़ा खर्चा होने वाला है, उसके लिए आप सेव और इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। नंबर 3, एक्सेसिव बोरोइंग,
कर्ज पे कर्ज उठाते रहना। आजकल ना प्रॉब्लम यह है कि क्रेडिट बहुत आसान हो गया है। मुझे याद है एक पॉइंट था जहां पर्सनल लोन इज द ओनली लोन जो आपको कोई भी चीज बिना गिरवी रखे हुए मिल सकता था। लेकिन उस पर्सनल लोन को हासिल करने के लिए ना इतनी फाइट मारनी पड़ती थी, आपके सैलरी स्लिप, 3 साल का ITR, ये फला ढमका। अब क्या है, ऐप डाउनलोड करो, वो 3,000 रुपए मिल गए, वो 20,000 रुपए मिल गए, वो 15,000 रुपए मिल गए। कुछ करना भी नहीं होता। वो लोन मिलना आसान है, लेकिन वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, आप उसे किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, एंड खुदा ना खास्ता अगर उस लोन को आप वापस ना चुका पाए तो आपकी जिंदगी में क्या होगा। क्या आप जानते हैं क्या होता है? ये जो सारे एप्स है ना, ये सबसे पहले आपकी फोन बुक को रीड करते हैं। ये जो बहुत आसानी से दे देते हैं ना, ये एक ट्रैप है। तो वो 30, 35, 40% का ब्याज तो लेंगे, लेकिन अगर आपकी एक भी EMI डिफॉल्ट करेगी तो वो आपके परिवार के पास जाएंगे, आपके ऑफिस कॉलीग्स के पास जाएंगे, आपके बॉस के पास जाएंगे, एंड उनको बताना शुरू करेंगे कि आपने लोन लिया है एंड आप उस लोन को नहीं चुका रहे। आपकी फोटोएं मॉर्फ होके इंटरनेट पे जानी शुरू हो जाएंगी। ये किस हद तक गिर सकते हैं अपना पैसा लेने के लिए, आपको कोई अंदेशा भी नहीं है। इसीलिए ये जो आसानी से क्रेडिट, आसानी से लोन मिल जाता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि लेते रहो। प्लीज जिंदगी में जितने कम लोन ले सकते हो लो। और ये एक ऐसे इंसान से आ रहा है जिसने परिवार में लोन लेने की वजह से क्या होता है देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है। प्लीज मत लीजिए। जिंदगी में 2 लोन, एक एजुकेशन और एक घर का। इन 2 लोनों के अलावा कोई भी और लोन अगर लेना हो ना, 100 बार सोच सोच के तभी लीजिएगा। नंबर 4, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिले करना। इतने सारे लोगों से हम मिलते हैं, इतने सारे लोगों के एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एंड वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? हम ना ज्यादा बचा नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ जाएगी, जब थोड़े से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, जब थोड़ी सी रेगुलरिटी आ जाएगी, तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। दोस्त, तब तक तो बहुत वक्त निकल जाएगा। आज शुरू करना है, 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। शुरू करिए। शुरू करना ज्यादा जरूरी है। आप जितने वक्त के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। It is far, far, far more important for you to start investing early than to start investing big. नंबर 5, इंश्योरेंस को इग्नोर करना। खासकर वो लोग जिनके माँ बाप रिटायर कर चुके हैं। आमदनी आप ही की है, पूरे घर का खर्चा आप ही संभाल रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो फिर परिवार का क्या होगा? जो बाकी के कर्ज चल रहे हैं उसका क्या होगा? इंश्योरेंस एक टैक्स सेविंग प्रोडक्ट नहीं है दोस्त, एक जिंदगी बचाने का साधन है। अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो जाता है, या आपकी इनकम रुक जाती है क्योंकि आप क्रिटिकली इल हो चुके हैं या सिवियरली डिसेबल्ड बन चुके हैं, तो आपके परिवार को कौन संभालेगा? दिस इज व्हाई इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। तो मैं ये बोलता हूं कि 25 से 30 साल की उम्र में लाइफ इंश्योरेंस खरीदना एक बहुत अच्छा डिसीजन है। यू स्टिल वेरी यंग, तो बहुत कम प्रीमियम में आपको बहुत अच्छा इंश्योरेंस कवर मिलेगा, एंड यू विल लॉक दैट प्रीमियम फॉर द रेस्ट ऑफ योर टर्म, which is the smart thing to do. जैसे ही आप 30 हो जाते हैं, प्रीमियम बढ़ जाता है, 35 हो जाते हैं, प्रीमियम बढ़ जाता है, and then it becomes a trap. नंबर 6, इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट के तौर में देखना। ये बहुत बड़ी गलती है। इंश्योरेंस का काम सिर्फ आपकी जिंदगी इंश्योर करना है, उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में मत देखिए। जो ये यूलिप है, गारंटीड रिटर्न प्लान है, ये सारे प्लान ना बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, बट दे कम विद रियली रियली पुअर रिटर्न्स। What you should ideally do is इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस लीजिए जो आपको सबसे ज्यादा कवर देगी फॉर द लोएस्ट प्रीमियम पॉसिबल, एंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अलग से बनाइए। इट कुड बी अ म्यूचुअल फंड, इट कुड बी एन ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इट कुड बी इवन NPS प्रोविडेंट फंड, कुछ भी और हो, बट इट विल बी प्योरली एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इंश्योरेंस अलग, इन्वेस्टमेंट अलग। नंबर 7, इग्नोरिंग एन इमरजेंसी फंड। इतने सारे लोगों से मैं बात करता हूं, उनकी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, एंड इमरजेंसी फंड ही नहीं है। इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, खर्चे बहुत हैं, नौकरी रुक गई, एंड अब उस खर्चे को संभालने के लिए कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। बैंक में 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड में 5 लाख इन्वेस्टेड है। ये कहाँ की सोच दोस्त, ये कहाँ की समझ? इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। आपके पास किसी भी वक्त कम से कम 6 महीने का खर्चा होना चाहिए।
और वो खर्चा कौन सा? सिर्फ जरूरतों का खर्चा, जो आपका रेंट है, आपका ईएमआई है, आपके खाने पीने का खर्चा है, वो सारी चीजें जोड़ के जो आपके महीने का खर्चा निकलता है उसको 6 से मल्टीप्लाई करिए। उतना पैसा आपके पास हमेशा बैंक में होना चाहिए। उसकी एफडी करा लीजिए या उसको सिर्फ बैंक में ही रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ग्रो नहीं करवाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी जिंदगी में कोई भी इमरजेंसी हो तो उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं। नंबर 8, कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया है, उसमें सिर्फ मैं कवर्ड हूं, माँ बाप कवर्ड नहीं है। एंड हम सोचते ही नहीं है, हमारे दिमाग में सिर्फ यही है, हेल्थ इंश्योरेंस है, हाँ है, आगे बढ़ो। नहीं, ये नहीं सोचना है। सबसे पहले माँ बाप कवर्ड है कि नहीं, सबसे ज्यादा तो उन्हें जरूरत है ना हेल्थ इंश्योरेंस की। आप तो जवान हैं, आपके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। माँ बाप तो बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको तो शायद ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, वो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपकी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो जिस दिन आप नौकरी छोड़ेंगे वो हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी, फिर आप फिर से सब शुरू करेंगे। पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, ये इंश्योरेंस का सबसे बड़ा क्लॉज होता है कि अगर आपके माँ बाप या शायद आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि जिस दिन आप इंश्योरेंस लेंगे उसी दिन से हम उस डिजीज को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इंश्योरेंस लेने से पहले ही था। हम कुछ साल के बाद या कुछ वक्त के बाद ही इस डिजीज को कवर करेंगे। अब वो जो पीईडी का वेटिंग टाइम होता है ना, वो जब भी आप एक नई इंश्योरेंस लेते हैं 0 से शुरू होता है। तो आपने नौकरी बदली, जो कि 20 ईयर ओल्ड तो हर 6 महीने हर 1 साल में ही नौकरी बदल रहे हैं, आपका इंश्योरेंस फिर से 0, फिर से मतलब पीईडी वेटिंग टाइम, फिर से मतलब कोई भी बोनस नहीं जो नो क्लेम बोनस मिलते हैं। यू हैव टू हैव योर ओन पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल। आपके माँ बाप के लिए तो 100%, तो अपने माँ बाप के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा लीजिए, विच शुड बी आउटसाइड ऑफ योर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 9, ये तो बहुत ही भयंकर है। इतने सारे लोगों से मैं मिलता हूं जो बोलते हैं हम ना इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, एफएनओ करते हैं एंड लोन लेके करते हैं। मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है। एक तो सबसे पहले तुम एक अनप्रिडिक्टेबल वेरिएबल रिटर्न एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, एफएनओ हो, डे ट्रेडिंग हो, इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ऑल ऑफ दीज आर वेरिएबल रिटर्न एसेट्स। इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट पे इन रिटर्न्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि ये तो 7% देगा, ये तो 12% देगा ही। इट विल एवरेज कम आउट टू दैट, बट देयर इज नो प्रिडिक्शन। लोन का रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड होता है, आप उसमें दो राहें नहीं ला सकते। वो तो जितना मांग रहे हैं उतना आपको देना ही पड़ेगा। अब वो लोन भी कौन सा होगा? ज्यादातर ये पर्सनल लोन होता है, 13%, 14%। इसका मतलब टैक्स टूक्स काट के जो आपकी इन्वेस्टिंग होगी, जितना आप रिटर्न कमाएंगे वो कम से कम 13-14% बनेगा, तभी आप उसमें पैसे कमाएंगे। इसका मतलब टैक्स जोड़ के आपको रिटर्न उस पर 15, 16, 17% डालना पड़ेगा। दिस इज टू ब्रेक इवन। मतलब आप जितना कमा रहे हैं उतना ही बैंक को दे रहे हैं जिससे आपने लोन लिया हुआ है। अगर आप इस पे वाकई पे और कमाना चाहते हैं तो आपको 20% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। पता 20% रिटर्न जनरेट करना कितना मुश्किल होता है? जो आप पिछले 1-2 साल में लत लगा के बोल रहे हैं ना, अरे हम तो रॉकस्टार हैं, हम तो 30% पे बैठे हैं, 40% पे बैठे हैं, ये सब हटने वाला है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इतनी कंसिस्टेंसी से 20% रिटर्न हासिल कर पाना बहुत 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 मुश्किल होता है और बहुत अच्छा होता है। सो फॉर यू टू टेक अ लोन ऑफ 13-14% कि हम 20% रिटर्न जनरेट करेंगे, वो भी प्रेडिक्टेबली बेवकूफी है। डोंट एवर 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 टेक अ लोन टू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। नंबर 10, रातों रात अमीर होने के स्कीम्स। बहुत सारी ऐसी स्कीम है कि आप डालिए किसी चिट फंड में, डाल दीजिए किसी टिम्बर प्लांटेशन में, डाल दीजिए कहीं किसी फिक्स डिपॉजिट में, डाल दीजिए कहीं कुछ स्कीम चल रही है जहां 100 के 200, 200 के 400 मिलते रहेंगे। एंड यू आर लाइक, हाँ ब्रो ये तो बहुत सही है, हम तो यहीं पैसा डालेंगे। कोई ना जिंदगी में फ्री लंच नहीं है, कहीं भी मुफ्त का पैसा नहीं है। अगर आपको बहुत आसानी से पैसा मिल रहा है, उतनी आसानी से वो पैसा जाएगा भी और जाके ही रहेगा। द नंबर ऑफ पीपल कॉट in these get rich schemes, it is unbelievable, क्योंकि लालच is a real thing। and 20s में जब हम बहुत impatient होते हैं ना, तो लालच हमारे पीक पे होता है। Don't fall in this trap। सबसे बेस्ट तरीका पैसे कमाने का पता क्या है? धीरे धीरे पैसे कमाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को मार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत कम रिस्क लेकर
अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरती से सुरक्षित बना रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो बिकमिंग फाइनेंशियली वेल्दी। एंड ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आता है, गेट रिच फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर से नहीं। नंबर 11, ट्रेडिंग करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो होती कैसे है। एफएनओ में घुस जाना विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये होता कैसे है। सबको ना आजकल लत लग गई है। इट्स लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम कि यहाँ बाय, इधर सेल, इधर बाय, इधर सेल। 9:15 बजे मार्केट खुला, आप स्क्रीन पे हैं, 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, आप अपना लॉस या अपना गेन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। इट इज इनसेन हाउ बैड द सिचुएशन इज, क्योंकि बिना सोचे समझे आप इस चीज में पैसे नहीं कमा सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। निखिल कामत जो कि ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, भारत का नंबर 1 या नंबर 2 डिपेंडिंग ऑन आप किस हिसाब से देखते हैं, ब्रोकरेज अकाउंट है। सो दे क्लियरली सिट ऑन अ लॉट ऑफ डेटा। 82% ऑफ ऑल ट्रेडर्स हैव अ लॉस एवरी ईयर। 82%, ये उनका डेटा बोलता है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज आप घाटे में ही होंगे। इनफैक्ट आपको बहुत रॉकस्टार बनना पड़ेगा टू बी इन दैट 18% जो पैसे कमाते हैं। ऐसे दिग्गज लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कर नहीं सकते। बिना जाने हुए, बिना सीखे हुए, बिना समझे हुए मत करिए। इसलिए मत करिए क्योंकि आपको लगता है कि आप समझ गए हैं और आप रातों रात पैसा कमा लेंगे। इसलिए करिए क्योंकि आप अपने पैसे से कर रहे हैं। इसलिए करिए क्योंकि आप सालों से ये करते आ रहे हैं। इसलिए करिए क्योंकि आप वाकई में समझते हैं कि वो कैसे काम करता है एंड यू आर एबल टू बेयर द लॉस इफ इट वर टू हैपन। किसी और का नहीं, खुद का पैसा, और वो भी नहीं सारा, थोड़ा थोड़ा, सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड बी रिस्क अवर्स। नंबर 12, इसी के चलते अपने लॉसेस को कट नहीं करना। What does it mean by cutting your losses? आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, पैसे डूब गए, आपका घाटा हो गया, आप अब 10,000 रुपए के घाटे पे हैं। उस 10,000 रुपए के घाटे को रिकवर करने के लिए आप बेवकूफी से और ट्रेड मत करिए, और मत गैम्बल करिए, और मत पैसे डालिए। That is you trying to recover from the loss by doing the same thing that caused you the loss. आप अपने घाटे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं उसी चीज को करके जिसकी वजह से आपका घाटा हुआ था। कहां की समझदारी है? डोंट डू दैट। जब फॉर वट एवर रीजन आपका घाटा होता है, रुक जाइए। स्टॉप लॉस पता है आपको ट्रेडिंग में होता है, डिलीवरीज में बहुत कम होता है कि आपने अगर कोई स्टॉक खरीदा विद द एक्सपेक्टेशन कि उसका प्राइस बढ़ेगा, अगर फॉर वट एवर रीजन वो घटना शुरू हो जाए तो एक पॉइंट के बाद आप अपने लॉस को स्टॉप करके या कट करके बेच देंगे। तो आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, आपको लगता था कि 101 या 102 रुपए का हो जाएगा, लेकिन वो 99 का हो गया, 99.5 का हो गया। एंड आपने बोला यार अगर ये 98 तक गिर गया ना, मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा। 2 रुपए का घाटा होगा, हो गया, मैं अपने घाटे को और नहीं बढ़ाना चाहता। दैट इज स्टॉप लॉस एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप उसी अप्रोच से अपने पूरे पैसे को हमेशा देखें। नंबर 13, ये तो बड़ी हैरानी वाली चीज है एंड मनी मैटर्स में ये बहुत हो रहा है। आपके लोन चल रहे हैं, महंगे लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, ये सब, एंड आप ना अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने नहीं, अंकुर मारिको ने बोला था कि हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, SIP करनी है, तो मेरे SIP चल रहे हैं, लेकिन मेरा ये क्रेडिट कार्ड का लोन भी चल रहा है, मेरा ये पर्सनल लोन भी चल रहा है, मेरा ये फला लोन भी चल रहा है। भाई वो लोन महंगा है, उस लोन को पहले चुकाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द सिंगल बिगेस्ट डिटर्मिनेंट। आप कितना पैसा किसी को दे रहे हैं एंड कितना पैसा कमा रहे हैं, उसका तो कुछ कंपैरिजन करो। जैसे कि मैंने बताया, मार्केट में अगर आप स्टॉक मार्केट में भी जाते हैं और वो भी सबसे एग्रेसिवली जाते हैं, आप 18 से 20% ओवर अ लॉन्ग टर्म कमा लें तो आप खुदा हैं। एंड वो लोन जिसको आप 30-35% दे रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड जिसपे आप 40% दे रहे हैं, वो इतना ज्यादा महंगा है कि जो भी पैसा आप डाल रहे हैं टू अर्न दैट 20%, वो उस लोन को चुकाने में जाना चाहिए दोस्त। दैट इज द वे दैट यू हैव टू थिंक अबाउट थिंग्स। जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसमें से आप जितना भी बचा रहे हैं, अगर आपके सर पे कर्ज है और वो कर्ज महंगा है, एंड महंगा विल बी एनीथिंग दैट हैज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ग्रेटर देन 10% बोलता हूं, मैक्सिमम 12%, उसको प्लीज चुकाइए। जो सबसे महंगा लोन है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको सबसे पहले चुकाइए। दैट शुड बी द वे टू गेट रिड ऑफ योर लोन्स। कोई फायदा नहीं है कि आप इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और आपके लोन अभी भी सर पे। बिकम लोन फ्री, डेफिनेटली लोन फ्री फ्रॉम एक्सपेंसिव लोन्स
एंड फिर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करिए। नंबर 14, बहुत बड़ा, बाइंग अ हाउस टू अर्ली। अपने 20s में माँ बाप के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में, पता नहीं किस चीज में हम घर खरीद बैठते हैं। एंड घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन फिर वही जैसे मैंने ईमेल बताई कि 1,30,000 रुपए, 1,30,000 रुपए की मंथली सैलरी कम नहीं होती है, लेकिन एक जिस घर का पोजेशन भी नहीं मिला है वो घर खरीद बैठे हैं एंड 70,000 रुपए उसकी EMI दे रहे हैं। मेरा ना खून खौल होता है जब मैं ये देखता हूँ। और बहुत लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं, फिजिकली नहीं, वर्बली, कि अरे अंकुर देखो अपना तो घर खरीद लिया, लोगों को बोल रहे हैं कि घर मत खरीदो। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। मैं ये बोल रहा हूं कि अपने 20s में, अपने अर्ली 30s में घर मत खरीदो। तो हमारी तनख्वाह अभी भी कम है, उतना कमिटमेंट 20-25 सालों के लिए क्यों लेना चाहते हो? तुम मोबाइल हो, तुम आज इस शहर में काम करते हो, इस कॉलोनी में रहते हो, जबरदस्ती उसी में क्यों फंसना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी अभी बन ही रही है। तुम दूसरे शहर जाना चाहो, तुम दूसरी कॉलोनी में रहना चाहो, तुम बड़े घर में रहना चाहो, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जिस दिन वो डिसाइड कर लोगे कि हाँ हम इसी शहर में रहेंगे एंड अब जिंदगी भर या कम से कम 10-15 साल रहेंगे, इसी कॉलोनी में रहेंगे, इतना ही साइज है, परिवार बन चुका है, बच्चे आ चुके हैं, माँ बाप भी साथ में हैं, तो इतना बड़ा घर तो चाहिए। वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब आप घर डिसाइड करेंगे, आपकी इनकम आपको सपोर्ट करेगी, आप इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा डाउन पेमेंट का अमाउंट अरेंज कर चुके होंगे, तब जाके घर लो ना दोस्त, तब सही चीज है। उससे पहले रहो किराए पे। किराया सस्ता है इस देश में, तुम्हें लगता है बहुत महंगा है, लेकिन जिस घर में तुम रह रहे हो, जिसका किराया तुम दे रहे हो, उसकी वैल्यू जो है, अगर उसी घर को खरीदने जाओगे तो 50 गुना, 70 गुना तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे देन द रेंटल दैट यू पे। क्यों इतना बड़ा कमिटमेंट अपनी जिंदगी में इतनी अर्ली लाना चाहते हो? प्लीज घर खरीदो। हर एक इंसान को घर खरीदना चाहिए, जल्दी मत करो उस घर खरीदने की। नंबर 15, हाई रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करना शॉर्ट टर्म। स्टॉक मार्केट ना बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहां लगता तो है कि बहुत रिस्क है, लेकिन इस रिस्क को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है वक्त। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या गारंटी है कि आप पैसे कमाएंगे? 50-50, जो कि सिक्का उछालने वाली है, तो बहुत रिस्की है। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या गारंटी है कि आप प्रॉफिटेबल रिटर्न कमाएंगे या पॉजिटिव रिटर्न कमाएंगे? 90%। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या गारंटी है कि आप प्रॉफिटेबल कमाएंगे या प्रॉफिटेबल होंगे या पॉजिटिवली इनकम कमाएंगे? नियरली 100%। अब मार्केट तो वही रही, मार्केट तो नहीं चेंज हुई ना, लेकिन आपने किया क्या? आपने वक्त को बढ़ा दिया। जितना ज्यादा आप वक्त के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ही रिस्क जो है इनहेरेंटली वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे पीरियड के लिए बहुत हाईली रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कहीं भी जा सकता है। तो आजकल स्मॉल कैप का हल्ला बोल है, सब लोग स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप। ये स्मॉल कैप बहुत लोग बोल रहे हैं हीटेड है, एंड मेरी नजर में भी है। अगले 1-2 साल में क्या एक करेक्शन आएगी? शायद आ सकती है। तो अगर आप अगले 1-2 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं एंड अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, तो वो बेवकूफी है। आप अगर स्टॉक मार्केट में रहना भी चाहते हैं तो कम रिस्की एसेट्स में डालिए। स्मॉल कैप में अगर आप डालेंगे तो वो इतना ज्यादा रिस्की है कि 1-2 साल में आपका पैसा 40-50% से घट सकता है, शायद बढ़ भी सकता है। लेकिन क्या आप वही गैम्बल लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आप ग्रोथ के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं, एंड दैट इज अ बिग मिस्टेक दैट पीपल मेक इन देयर 20s। नंबर 16, अपने फैमिली पे ओवर डिपेंडेंट होना फॉर एवरीथिंग, नॉट जस्ट मनी। तो 20s में है, कमा नहीं रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा खर्चा दे रहे हैं, तो हम जी रहे हैं। या वर्स, आपने कमाई तो शुरू कर ली है, लेकिन आपका पूरा पैसा जो है वो मम्मी पापा ही मैनेज कर रहे हैं। वही आपके लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वही आपके लिए टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वो आजकल की दुनिया में कितने क्लूड हैं नहीं है आपको नहीं पता, शायद नहीं है। वो FD कर रहे हैं, वो RD कर रहे हैं, वो वही प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं, स्टॉक मार्केट से भाग रहे हैं। उनके लिए स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, जहां लोग अपने पैसे गवा देते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एंड ऑल ऑफ दोस कुड बी थिंग्स जो उनके जमाने के लिए सही थी। तो उनके इन्वेस्टिंग का तरीका अलग है, आपके इन्वेस्टिंग का तरीका अलग होना चाहिए। लेकिन जितना आप परिवार पे निर्भर रहेंगे एंड अपनी ना सुनकर या अपने खुद से ना समझकर डिसीजंस नहीं लेंगे, आप उतना ही उन पर निर्भर रह के उन्हीं के रेट ऑफ रिटर्न कमाते रहेंगे। देन डोंट कंप्लेन कि ब्रो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तो 7% ही है, एंड यहाँ मेरा जो दोस्त जो खुद कर रहा था उसके तो 15-16% निकल गए। नंबर 17, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, टू मच डाइवर्सिफिकेशन, एक अंधा डाइवर्सिफिकेशन।
लोगों से पूछो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? हाँ करते हैं। बहुत बढ़िया। कितने एसआईपी हैं? 13 एसआईपी चल रहे हैं। 13 भाई, मुझे तो पता ही नहीं था इतने एसआईपी हैं या इतने म्यूचुअल फंड हैं। 13 किस लिए लेके बैठे हुए हो? 15 एसआईपी चल रहे हैं। क्यों? क्या चल रहा है? डू यू अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं? एंड अगर आप 15 म्यूचुअल फंड लेके बैठे होंगे तो बहुत क्लियरली वो 15 के 15 उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे जितने बाकी लोग भी कर रहे हैं। ओवरलैप इतना हो चुका है कि आप बेकार में लोगों को पैसे दे रहे हैं टू डू द सेम थिंग जो कोई और भी कर रहा है। मेरे हिसाब से 3 म्यूचुअल फंड काफी है। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप या फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप। इनका परसेंटेज 1/3 नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट। तो अगर आप बहुत रिस्क अवर्स हैं कि आप सेफली खींचना चाहते हैं एंड यू वांट प्रेडिक्टेबल, तो लार्ज कैप कम से कम 60-70% होना चाहिए। स्मॉल कैप मैक्सिमम 5-10% होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो स्मॉल कैप 20% हो सकता है, लार्ज कैप 40-50% तक जा सकता है। यू प्ले अराउंड विद योर इनकम, विद योर एज। बट मेरे हिसाब से ये 3 म्यूचुअल फंड काफी है। लेने हैं तो एट बेस्ट 1-2 और ले लो जो कि सेक्टर स्पेसिफिक होंगे कि भाई आपने एनर्जी में ज्यादा डाल दिए हैं, इंफ्रा में डाल दिया है, फार्मा में डाल दिया वगैरह। 13 लेने की जरूरत नहीं है, 15 लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा डिवर्सिफिकेशन से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। इट इज समथिंग दैट यू हैव टू। उसी के चलते नंबर 18, इतना कंजर्वेटिव होना कि स्टॉक मार्केट में ही नहीं घुसेंगे। नहीं जी, वो मम्मी पापा ने बताया था कि बचपन में मेरे पैदा होते ही मेरे नाम की एक एफडी हो गई थी, तो अब मैं उसी प्रिंसिपल को जिंदगी भर जीता रहूंगा। मैं बस सिर्फ एफडीआं करूंगा, सिर्फ प्रोविडेंट फंड में डालूंगा, सिर्फ एनपीएस में डालूंगा, सोना खरीद लूंगा। घर खरीदने का बड़ा अरमान है, तो जिस दिन थोड़े से पैसे आएंगे घर खरीद लेंगे, लेकिन उससे पहले ना बड़ा ही कंजर्वेटिव अप्रोच। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पे ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस अप्रोच के चलते आपको ये दुख होता है कि आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है, वो गलत है। आपने अगर डिसीजन ले लिया जिंदगी में कि आप इस तरीके से चलना चाहते हैं एंड यू अंडरस्टैंड व्हाई, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस तरीके पे चलकर या उस रास्ते पे चल के आप कहां पहुंच सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं चल तो इस अच्छे रास्ते पे रहा हूं, लेकिन मुझे चाहिए वो महंगी गाड़ी, चाहिए वो महंगे कपड़े, लेकिन रास्ता मेरा ऐसा है कि वो मुमकिन ही नहीं। दैट इज अनफेयर, दैट इज रॉन्ग। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो आप हायर रिटर्न से जो भी चीजें मिलती हैं जिंदगी में, उनके लिए लालच या इच्छा नहीं दिखा सकते। दैट इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। तो प्लीज मेरी राय ये रहेगी, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव मत रहिए। 20s में यू कैन एक्चुअली टेक रिस्क, इसलिए नहीं क्योंकि अरे जवानी के दिन है, इसलिए क्योंकि आपके पास वक्त है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी इन्वेस्टमेंट सही काम नहीं करी या मार्केट डूब गई, इकोनॉमी को कुछ हो गया, यू हैव टाइम टू रिकवर। वही चीज मैं एक 50 साल वाले इंसान को नहीं बोल सकता, क्योंकि 10 साल के अंदर उनकी इनकम ही रुकने वाली है। तो 10 साल के अंदर अगर कुछ डामाडोल हो गया, दे में सफर अ लॉट ऑफ लॉसेस पोस्ट देयर रिटायरमेंट। लेकिन आप अगर 20s में हैं, 10 साल में कुछ हो भी गया, रिकवर कर लेंगे। 20 साल और है, and you can easily get to a point where you will be absolutely secure. That is the beauty of entering early and not being too conservative. 19 expenses को अंडर एस्टिमेट करना, ये अक्सर होता है जब मैं स्टूडेंट से बात कर रहा होता हूँ। स्टूडेंट लाइक, हाँ जब हम नौकरी शुरू करेंगे ना तो रेंट होगा कुछ 4-5 हज़ार रुपए, खाना हम कुछ 1000 रुपए में कर लेंगे, ट्रैवल का कुछ 500 रुपए होगा, पार्टी वार्टी का कुछ 500 रुपए होगा, और तो मेरे कुछ खर्चे हैं ही नहीं। एंड 7-8 हज़ार रुपए में सब कुछ हो जाएगा। एंड अगर फिर मेरी 50,000 रुपए की नौकरी लग गई तो फिर मैं 40,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करूँगा। या तो आप बहुत क्यूट हैं, बहुत नाइव हैं, या आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि असली दुनिया में क्या होता है। यू कांट अंडर एस्टिमेट एक्सपेंसेस, यू हैव टू हैव अ गुड आइडिया कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। यू नीड टू ऑल्सो हैव एन आइडिया कि आपके एक्सपेंसेस आगे जाके क्या होने वाले हैं। व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑल्सो एक्सपेंसेस, कि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, माँ बाप के लिए घर खरीदना चाहते हैं, खुद के लिए घर खरीदना चाहते हैं, खुद की शादी खुद के पैसे से करना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों का ये कुछ होना चाहिए,
कहीं कुछ वेकेशन पे जाना है, कहीं कोई गाड़ी खरीदनी है, whatever those things are, you need to have a sense of what does it cost for you to do that today, what will it cost you when you do it tomorrow, and how do you plan for it. इसी को फाइनेंशियल एडल्टिंग बोलते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं एंड खुद के पैरों पे खड़े होके खुद के पैसों के साथ खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। That is what I would expect. And number this goes back to the email. अगर आप ईमेल वाकई में अपनी आंखें बंद करके फिर से सुनेंगे, you will get this sense of सब कुछ खत्म हो गया है, अंकुर सब कुछ खत्म, मैं इससे कभी बाहर निकल नहीं पाऊंगा, सब कुछ खत्म। The worst thing you can do for your financial well-being in your 20s is to lose hope. क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है दोस्त। मुझे पता है कि मैंने 26 साल की उम्र में जब सबसे पहली बार बिजनेस स्कूल MBA के बाद कमाना शुरू किया, मैं 35 लाख के लोन के साथ स्टार्ट कर रहा था। अपना एजुकेशन लोन, पापा के बिजनेस का लोन, एंड दैट वाज माय स्टार्ट। एंड उस पॉइंट पे अगर मैं उम्मीद त्याग देता, अगर मैं ये बोल देता कि यार इतनी मेहनत के बाद, इतनी बढ़िया नौकरी मिलने के बाद, इस 35 लाख के लोन के साथ मुझे अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी, मैं क्या ही कर पाऊंगा। I would have never made it even past one day. लेकिन ऑप्टिमिज्म था, होप थी, उम्मीद थी कि हो जाएगा, वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे करके करेंगे, हो जाएगा। 12 साल लग गए, 12 साल लग गए सारे लोन चुकाने में, लेकिन चुका दिया। एंड अब इस पॉइंट पे हैं, यहां कोई लोन नहीं है, अच्छा पैसा है, अच्छी जिंदगी है, परिवार है, वो हर एक इंसान जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी वो स्वस्थ है। एंड इट्स द बेस्ट टाइम टू बी लिविंग माय लाइफ द वे दैट वाज। हाँ, क्या जिंदगी बहुत अलग होती अगर वो 35 साल का लोन नहीं होता, 35 लाख का लोन नहीं होता, अगर शुरुआत से ही बढ़िया पैसों के साथ इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, शायद होती, शायद नहीं होती, हु नोस। लेकिन अगर वो जिंदगी में आपके साथ हो रहा है तब उससे भाग नहीं सकते, खासकर तब जब आप उस चीज का कारण। You have to take responsibility. You also need to have hope and know कि वक्त शायद लग जाए, लेकिन कोई भी मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता, कभी नहीं रहता। इसी उम्मीद के साथ कि आप ये गलतियां अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ेंगे। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने